All right, G. Now we're going to do again fill in the blanks, and we're going to talk about the fill in the blanks of section 4 या part 4. आयल्स में आपके टोटल 4 पार्ट्स है लिसनिंग के, 1 2 3 4, और ये सीक्वेंस में प्ले होते हैं. और आयल्स वालों का कहना ये या ड्यूरिंग प्रैक्टिस हमने ये चीज़ सीखी है कि जैसे जैसे आपके पार्ट्स आगे जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं आप टेस्ट में, टेस्ट डिफिकल्ट होता जाता है. तो जैसे पार्ट 1 इज द इजीएस्ट वन, तो पार्ट 4 इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट वन. इसका हम कंपैरिजन सिर्फ 1 के साथ करेंगे, 2 और 3 के साथ नहीं करेंगे. रीजन इज दिस कि पार्ट 2 में और पार्ट 3 में आते हैं एमसीक्यूज. ठीक है, तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं पार्ट 1 के साथ. आपके पार्ट 1 में अगर आप सिंपली स्क्रीन पे देखें तो क्वेश्चन 10 ही है, मगर आपको कंटेंट बहुत कम नजर आ रहा है, बुलेट्स बहुत छोटे छोटे हैं. गुड. अगर मैं इसको सीधा यहां से पार्ट 4 पे ले जाऊं, आपको बड़ा एक स्टार्क डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि इसमें कंटेंट काफी ज्यादा है, हालांकि क्वेश्चंस इसमें भी 10 ही नहीं. ठीक है, इसलिए उन्होंने डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कैसे किया है? उन्होंने डिफिकल्टी लेवल सिर्फ ऐसे इंक्रीज किया है कि इसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स थोड़ी सी लंबी दे दी हैं. यहाँ पे बेसिकली उन्होंने सेंटेंसेस दी हैं, मगर ऊपर लिखा नोट्स कंप्लीशन नहीं है. क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम है. पार्ट 1 में भी हमने वन वर्ड आंसर लिखा था, यहाँ पर भी हमने वन वर्ड आंसर लिखने हैं. हाँ, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में नंबर नहीं है. आप ये कह लें कि आपने जितने आंसर्स लिखने हैं वो होगा टेक्स्ट में. अगर कोई वो आंसर नंबर में बोल भी देते हैं तो वो आपने टेक्स्ट में लिखना है. जैसे वो 4 बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने FOUR ही लिखना है, उसको आप न्यूमरल में नहीं लिख सकते, एज पर द इंस्ट्रक्शंस के टेक्स्ट में लिखना आपने. आंसर 1 1 वर्ड आएगा, जाएगा ये सीक्वेंस में. पूरे टेस्ट का एक ही पैटर्न है, बस डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसमें टेक्स्ट ज्यादा है. जब ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको पैराफ्रेजिंग करते हुए बस थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आएगी. दैट्स इट. इसकी जो हमने टेक्निक प्रैक्टिस की है ना, बार बार वोकैब मैच, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है. गुड. फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आई एम गोना प्ले द टेप, और इसके कुछ क्वेश्चंस पे हम बात कर लेंगे ताकि हमारे ये कंटेंट कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ते जाएं, एक बार इसको सुने, उसके बाद हम एक बार इसको मिलके कर लेंगे. That is the end of part 2. You now have... Well, teachers may just be good practice for using 31 to 40. All right, the tape is played. ठीक है, it's a time to read the questions. सुनते जाना आपने, अभी टेप स्टार्ट हो जाएगी. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. The person I've chosen to talk about is the French writer Victor Hugo. Many people have heard of him because his novel, Les Miserables, which he wrote in 1862, is famous around the world. It became a stage musical in the 1980s, and a film version was also released in 2012. So some of us, I'm sure, have a pretty general idea of the plot, but we know much less about the author. Today, I'm going to provide a little more insight into this talented man, and I'm going to talk particularly about the home he had on the island of Guernsey in the British Channel Islands. But first, his early career. As I've said, he was a writer. He was at the height of his career in Paris, and he was very highly regarded by his colleagues. As far as literature was concerned, he was the leading figure of the Romantic movement. However, as well as being a literary genius, he also gave many speeches about issues like the level of poverty in his society. He felt very strongly about this and about other areas where change was needed, like education. This kind of outspoken criticism was not well liked by the rulers of France, and eventually the Emperor, Napoleon III,
told Victor Hugo to leave Paris and not return. In other words, he sent him into exile. So, Victor Hugo was forced to reside in other parts of Europe. Guernsey was actually his third place of exile, and he landed there in 1855. He produced a lot while on Guernsey, including Les Miserables, and to do this, he had to spend a great deal of time in the home that he had there. This was a property that he bought using the money he'd made in France from the publication of a collection of his poetry. It was the only property he ever owned, and he was very proud of it. Alright, मैंने यहाँ पे इसको पॉज किया. आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन तक आंसर आया अभी तक? 34 तक. वेरी गुड. ठीक है, अभी हम इसको रीडू कर लेते हैं ताकि आपको टेक्निक समझ आ जाए, बाकी फिर आप इसको एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑलराइट, इसके अंदर और पार्ट 1 में फर्क सिर्फ इतना है, आपने देखा है कि यहाँ पर डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे रहे हैं. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, मैं इसको एक रीप्ले करने लगा. हम 31 से 34 तक के आंसर्स कर लेंगे, साथ साथ वोकैब मैच करते जाएंगे. ठीक हो गया जी? ओके, स्क्रीन थोड़ी सी बिग कर लूं and let's start it. Leave Paris and of released in. The person I've chosen to talk about is the French writer Victor Hugo. Many people have heard of him because his novel, Les Miserables, which he wrote in 1862, is famous around the world. Alright जी, as the speaker started talking, हमें उसने captions दे दिए हैं. Victor Hugo, Les Miserables, his novel and all that. Keywords आ गए, इसका मतलब कि हम यहाँ पे आ गए. It became a stage musical in the 1980s, and Stage musical. थिएटर जो होता है वो स्टेज होता है. ठीक है, जब भी हम थिएटर की बात करते हैं इसका मतलब वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं. तो म्यूजिकल उन्होंने बस ऐड कर दी. इट बिकेम अ स्टेज म्यूजिकल. इट मींस इट हैज बीन अडेप्टेड टू. ये सारा पैराफ्रेज्ड है. a film version was also released in 2012. फिल्म वर्जन सिनेमा. सो अब हमें पता लगे कि कौन से वर्ड्स वो कैसे यूज कर रहे हैं. सो नाउ वी आर फॉलोइंग द टेप. So some of us, I'm sure, have a pretty general idea of the plot. So some of us have a pretty general idea. General means overall. ठीक है, some of us we know more about it. तो ये सारा paraphrased है. ठीक है, But we know much less about the author. but यहाँ पे then का word है. then का word हम comparing के लिए लगाते हैं, but का word contradiction के लिए है, मगर इसका मतलब कि यहाँ पर उन्होंने but को as a comparing के लिए यूज किया है. तो हम उसके नॉवल के बारे में तो जानते हैं मगर ऑथर के बारे में इतना नहीं जानते. अब नॉवल के बारे में क्या जानते हैं? क्या वर्ड बोला यहाँ पे उसने? 31 का आंसर. ओ हाय, कोई बात नहीं, वापस. मैं तो बड़ा आराम आराम से, मैंने कहा वोकैब मैच हो रही है, आंसर आएगा अभी. ठीक है, पीछे चलते हैं. Today, आपने ध्यान से सुनना है. ठीक है, आंसर आपने मुझे निकाल के देना है. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? I'm going to provide a stage musical in the 1980s, and a film version was also released in 2012. So some of us, I'm sure, have a pretty general idea of the plot, but we know much less about the author. क्या आंसर है? प्लॉट. ठीक है, ये वाला प्लॉट नहीं है जरा तुझे खरीद के रखे है. प्लॉट, इट्स प्लॉट. प्लॉट मींस, प्लॉट का क्या मतलब होता है? प्लॉट इज बेसिकली कि प्ले क्या है. ठीक है, जैसे उसकी आपकी एक जनरल स्टोरी पता होती है. ठीक है ना. अभी मैं 2-3 फिल्मों का नाम लूंगा, आपको सबने देखी होगी. पुष्पा भी देखी है सबने, बाहुबली भी देखी है, कोई नहीं देखी है तो जॉब है तुझसे सारे कर रहा हूँ जाके आज मूवी देखना. ठीक है, अच्छा चले. प्लॉट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर. ठीक है,
क्योंकि वो इतना मशहूर नॉवल है उसका, जो कि थिएटर्स में भी प्ले किया गया, बाद में उसके ऊपर मूवीज भी बनी हैं। अब स्टोरी का ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि आपने सुनी जब होती है वो एक रिनाउंड स्टोरी बन जाती है, तो आमतौर पे स्टोरी का सबको पता होता है कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। बट वो कह रहे हैं कि शायद ऑथर जिसने वो लिखा है उसके बारे में लोग इतना नहीं जानते। जिसका आंसर था प्लॉट। वो आपने एक चीज याद रखनी है, आंसर्स निकालने का तरीकाकार एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने 1 में 2 में 3 में निकाला है, मगर यहाँ पे ऑब्वियसली जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। यहाँ पे ज्यादा पैराफ्रेजिंग है, यहाँ पे ज्यादा कंटेंट है। गुड, ठीक है, आगे चलते हैं हम। Today, I'm going to provide a little more insight into this talented man, and I'm going to talk particularly about the home he had on the island of Guernsey in the British Channel Islands. अच्छा, मेरे जैसा वीक स्टूडेंट हो ना, वो कहेगा हो सारी टेप मिस होगी, वो तो यहाँ पे आ गए हैं, ये लिखा है वैकेंसी। वो क्या करेगा, वो बेचारा यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स मैं बेचारा। जबकि एक्चुअली अभी टेप तो सिर्फ 1 के आंसर पे है। ये उनका एक टिपिकल स्टाइल है, वो कभी कभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देते कि आज हम क्या क्या बात करेंगे। तो उन्होंने एक्चुअली उसका एक ब्रीफ इंट्रो दिया ऑथर का, और अब वो बात करने लगे। आपने कीवर्ड्स पे स्टिक करना है, कीवर्ड्स आर दैट मच इंपॉर्टेंट इन द टेस्ट। अगली बात सुनते हैं। But first, his early career. कीवर्ड मैच हो गया, इट मींस वो यहीं पे हैं, अभी आगे नहीं गए हैं। अब आगे सुनते हैं। As I've said, he was a writer. He was at the height of his career in Paris, and he was हाइट ऑफ हिज करियर, इट मींस कि ही वाज सक्सेसफुल। और पेरिस का वर्ड उन्होंने एज इट इज बोल दिया। very highly regarded by his colleagues. As far as literature was concerned, he was the leading figure of the Romantic movement. ठीक है, तो ये उसके एक्चुअली जॉनरस की बात हो रही है, रोमांटिक मूवमेंट। सारे वर्ड्स मैच हो गए। अब क्योंकि देखिए ये किसी चीज का उन्होंने नाम रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने उसको एज इट इज ही बोल दी। इट मींस अभी स्पीकर ने ये वाली लाइन कवर की है, अब इसके नेक्स्ट बुलेट में हमारा आंसर है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब जरूरी नहीं कि वो इसका सीक्वेंस सेम रखते हैं लेफ्ट टू राइट। वो कई बार जो वर्ड ब्लैंक के बाद लिखा होता है वहां से बात शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं। आपकी अगली स्टेटमेंट है, ही स्पोक पब्लिकली अबाउट सोशल इश्यूज सच एज डैश एंड एजुकेशन। एक उन्होंने लिखा है, एक हमने पिक करना है कि कौन से सोशल इश्यूज पे वो बात करते रहे। However, as well as being a literary genius, he also gave many speeches about issues like the level of poverty in his society. He felt very strongly about this and about other areas where change was needed, like education. स्पीचेस, स्पोक पब्लिकली, सोशल इश्यूज एज इट इज आ गए, एजुकेशन बोल दिए, क्या रह गया पीछे, पॉवर्टी। परफेक्ट हो गया, POVERTY। ठीक है जी, वोकैब मैच होगी। चलो जी, आंसर आ गया। सो अगेन हम सेम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, प्ले एंड पॉज। This kind of outspoken criticism was not well liked by the rulers of France. रूलर्स ऑफ फ्रांस, अगले बुलेट में रूलर्स का नाम लिखा हुआ है। And eventually, the Emperor, Napoleon III, told Victor Hugo to leave Paris and not return. नेपोलियन भी आ गया, डिसलाइक की बात उसने पहले कह दी है, डिसलाइक बाय द रूलर्स, क्योंकि जो उसकी ये बातें थी उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वहां पे इस वक्त मैनर की थी, बादशाहत वाला सिस्टम था, और एग्जाइल्ड उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया। In other words, he sent him into exile. दोबारा भी बोल दी। सो 9 में 9 के अभी तक टेप कहाँ पहुंची है, आगे चलते हैं। So, Victor Hugo was forced to reside in other parts of Europe. So Victor Hugo forced to reside, had to live other parts of Europe। परफेक्ट हो गया, इसका मतलब कि वो पेरिस के आसपास ही कहीं पर है। हाँ जी, अगेन वोकैब मैच आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, पहला वाला उसने थोड़ा सा घुमा के दिया, मगर अब सोचने और समझने की बात है कि उनका एक स्टाइल है। अगर आपको पहले क्वेश्चन से उन्होंने पुट ऑफ कर दिया टेस्ट के अंदर, तो 31 से लेके 40 तक सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, 31 मगर आपका खराब हो भी गया कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चंस को पिकअप करना आपने। ठीक है,
32 पे आ जाए, 33 पे आ जाए, अगर आप टेप में बिल्कुल गुम हो गए हैं तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा इसमें सब हेडर्स लगे हुए हैं, अर्ली करियर, एग्जाइल। आप एक दो सवालों को और छोड़ दें और नीचे वाले क्वेश्चंस पे आके थोड़ा सा वेट कर लें, कीवर्ड्स मार्क किए हुए हैं, फोकस रहें कि जब यहाँ पे बात शुरू होगी या इस बुलेट से होगी तो मैंने यहाँ से इसको पिक करना है। ठीक है जी, 34 वाला करते हैं। Guernsey was actually his third place of exile, and he landed there in 1855. He produced a lot while on Guernsey, including Les Miserables, and to do this, he had to spend a great deal of time in the home that he had there. अभी सारी एक्स्ट्रा डिटेल आ रही है। एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने इनकम कहाँ से प्रोड्यूस की है, घर कैसे खरीदा उसने। He used his income from the sale of some dash he had written to buy a house on Guernsey. अभी तो वो बता रहे हैं उसने वहां पे लिखा, उसने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। This was a property that he bought using the money he'd made in France from the publication of a collection of his poetry. कलेक्शन ऑफ हिज पोएट्री, सम ऑफ द, ठीक है, तो यहाँ पे पोएट्री आंसर, मैं सिर्फ पी लिख रहा हूँ और बाय वाली बात अब आ गई। सो अगेन अगर आप टेप को ध्यान से सुन रहे हो और आपकी कीवर्ड्स मार्क्ड हैं, फिर आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक्स्ट्रा डिटेल आ रही, आई नीड टू स्टे हियर एंड लिसन टू द टेप। सो अब मैं इसको सम अप कर रहा हूँ। जब आपको वो टाइम देते हैं, यू हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन, दैट इज मैंडेटरी, और पढ़ते हुए आपने कीवर्ड्स मार्क करने हैं। जब टेप चलेगी स्पीकर को फॉलो करना है सेंटेंस बाय सेंटेंस, और आपकी वोकैब मैच होती जाएगी तो यू विल फाइंड द बुलेट एंड यू विल फाइंड द मिसिंग वर्ड एंड यू कैन राइट द आंसर्स। ये इसकी ओवरऑल टेक्निक है, मगर सब स्टेप्स को अप्लाई कैसे करना है वो आज हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, एमसीक्यूज में भी और फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग सारी सेपरेट कर दी है ताकि अगर आपने सिर्फ एमसीक्यूज की देखनी है वो वाली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपने सिर्फ पार्ट 4 की रिकॉर्डिंग देखनी है वो वाली देख लीजिएगा एंड सो ऑन। ठीक है, मेथड समझ आ गया। मैं इसको यहीं पे पॉज करो, अभी आगे सेम तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, इसको हम क्लोज कर देते हैं।